नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, रंग भरी एकादशी के अगले दिन यानी कि आज के दिन वाराणसी में बभूत होली या यूं कहें मशाने की होली खेली जाती है। काशी में होली की विशेष मान्यता है। रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ अपनी नगरी के भक्तों और देवी देवताओं के साथ अबीर गुलाल के साथ होली खेलते हैं और इसके अगले दिन मणिकर्णिका घाट पर बाबा अपने गणों के साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं, जिससे मसान होली, भस्म होली कहा जाता है। बभूत होली के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर मानेंगे तो होली के इस उत्सव में बाबा विश्वनाथ की नगरी में देवी देवता, यक्ष, गंधर्व सभी शामिल होते हैं और भगवान भोलेनाथ के प्रिय गण यानी कि भूत, पिशाच और प्रेत आत्माएं खुद इंसानों के बीच जाने से रोक कर रखते हैं। कहते हैं कि अपने गणों के लिए भोलेनाथ उनके बीच होली खेलने के लिए घाट पर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चिता की राख से होली खेलने बाबा मशान आते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धुन आपको सुना रहे हैं। तो वाराणसी के बाद रुक करेंगे मथुरा का। होली का त्योहार देश भर में 8 मार्च 2023 को मनाया जाएगा, लेकिन देश के कई हिस्से में और खासकर उत्तर प्रदेश के कई हिस्से में होली की शुरुआत हो चुकी है। कई दिनों पहले ही इसकी शुरुआत हो जाती है। मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, इन तमाम जगहों पर होली विदेशों से खेलने लोग आते हैं। विदेशों के बीच में भी ये फेमस है। हर साल यहाँ हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। मथुरा और ब्रज में होली की धूम सप्ताह भर पहले से ही देखने को मिलने लगती है। ब्रज में तो होली का पर्व बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है, जो कि 40 दिनों तक चलता है। यहाँ की फूलों वाली होली, रंगों वाली होली, लड्डू मार होली, छड़ी मार होली, लठ मार होली खूब प्रचलित है। यहाँ दूर दूर से लोग होली खेलने के लिए आते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी आपने वाराणसी का रंग देखा, अब मथुरा का रंग देखिए। यहाँ पर जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी ये सुनाई दे रहा है। राधा कृष्ण के वेश में लठमार होली का जो रंग है वो तमाम भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने से नहीं रोक पाता। तो वहीं शाहजहांपुर में होली के त्योहार को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जरूरी कदम उठाए हैं। संवेदनशील इलाकों में शांति बनी रहे, इसके लिए समिति की बैठक आयोजित हुई। होली के मौके पर निकाले जाने वाले अलग अलग जुलूसों के मद्देनजर मस्जिद और मज़ारें ढकी जा रही हैं, ताकि कोई उपद्रवी मस्जिदों में रंग डालकर माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें। तो वहीं लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है शाहजहांपुर में। आपको बता दें कि पुरानी परंपरा है, यहां पर कीचड़ की होली होती है। लाट साहब का जुलूस निकलता है और इस जुलूस में जूते चप्पल की बारिश होती है। पुलिस और प्रशासन लाट साहब के जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के उल्लास को चटक करने के लिए 3 दिनों के लिए गोरखपुर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 6 मार्च की शाम होलिका दहन शोभा यात्रा और 8 मार्च को होली के दिन भगवान नरसिंह शोभा यात्रा में शरीक होंगे। इन दोनों यात्राओं में होली के जश्न का रंग पूरी तरीके से घुला रहेगा। दोनों ही आयोजनों से जुड़े लोग इन आयोजनों को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और दोनों शोभा यात्राओं को लेकर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और एडीएम सिटी विनीत कुमार भारी पुलिस बल के साथ शोभा यात्रा के रूट का निरीक्षण करते नजर आए और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। होली आने में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन होली का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। लोग होली के रंगों में सराबोर हैं। जहां देखो वहां होली के रंग बिखरे हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। कहीं पर तैयारी है, कहीं पर संवेदनशीलता को देखते हुए मार्च भी निकाला जा रहा है। तस्वीर आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। आगरा की तस्वीर देखिए, जहां पर रेल प्रशासन भी मुस्तैद हो चुका है और लोगों को बेहतर सुविधा मिल जाए इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अलीगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़ में भी
होली का रंग अब देखने को मिल रहा है। बरेली में देखिए होली मिलन समारोह हुआ और बाबा के रंग में, श्री कृष्ण के रंग में सभी रंगे नजर आ रहे हैं। एटा से कुछ जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें भी होली मिलन समारोह महिलाओं ने मनाया है। और प्रयागराज की जो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, तस्वीरें बाजार की हैं। बाजारों में रौनक है, रंग गुलाल नजर आ रहे हैं। और शाहजहांपुर की जो तस्वीर है, ये जो तस्वीर है उसमें आप देख पाएंगे कि मजारों को ढका जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेशवासियों को आवागमन की सुविधा के लिए 119 नई बसों का तोहफा दिया है, जिसमें 76 राजधानी एक्सप्रेस और 39 साधारण बसें शामिल की गई हैं। इनमें परिवहन निगम के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर इन बसों को अपने सरकारी आवास से हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया। आपको बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस बसें प्रदेश के 76 जिलों को सीधे राजधानी लखनऊ से जोड़ेंगी। सभी नई बसें यूरो 6 मॉडल की हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा। बसें सुबह रवाना होकर शाम को जिला मुख्यालय पहुंच जाया करेंगी। इस मौके पर एक स्पेशल डाक कवर भी जारी किया गया है। इन बसों में यात्री यूपी राही ऐप पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, यानी कि अगर आपको बस में आप मौजूद हैं और किसी तरह की असुविधा हुई है या आप कोई तारीफ भी करना चाहते हैं तो भी आप राही एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे। आज हम लोग ने जनता को माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से 76 राजधानी सेवा बसेस और 39 साधारण सेवा बसेस जो है जनता को समर्पित किया है। ये 125 बसेस जो हैं ये महज शुरुआत है। हम अप्रैल 2023 तक करीब 600 और नई बसें हम जनता के बीच में समर्पित करेंगे। इसके अलावा दिसंबर 2023 तक, इसी वर्ष दिसंबर 2023 तक 2000 कुल हम बसें, नई बसें अपने बेड़े में जोड़ेंगे। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुंभ मतलब दिसंबर 2024 से पहले हम लोग 5000 नई बसें अपनी फ्लीट में ऐड करेंगे। पूरी कॉरपोरेशन की जो अपनी फ्लीट है वो 9000 है, इसको हम 10,000 तक ले जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जो है सभी जिलों को जोड़ने के लिए राजधानी एक्सप्रेस बसों की जो है सेवा शुरुआत की है। और अभी उन्होंने जो है ये लग्जरी बसें सभी अभी झंडी दिखाई है, ये 75 जिलों को जोड़ेंगी। ये जो वैसे सबसे बड़ा उद्देश्य इसका ये है कि जो सुबह लखनऊ से आए और शाम तक पहुंच जाए और वापस में फिर जो है वापस राजधानी आ जाए। मतलब कुल मिलाकर है कि राजधानी से जोड़ने के लिए ये 75 बस सेवाएं शुरू की गई हैं। ये राजधानी सेवाओं के साथ साथ 36 जो है साधारण सेवाएं भी शुरू की जा रही हैं और जो मुख्यमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही कल से इन सेवाओं का जो लाभ प्रदेशवासियों को मिलने लगेगा। ये सब नई बसें हैं, इनमें पैनिक बटन भी लगा है, सुरक्षा के सारे प्रबंध किए गए हैं। और इन बसों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऐप से इनकी बुकिंग हो जाएगी। इनमें जो है सफ़र करने के लिए लोगों को जो है कैश का टिकट लेने की जरूरत नहीं है, ऐप से पेमेंट कर सकेंगे। अपना जो है कार्ड है, कार्ड से पेमेंट कर दें। और इनकी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। तो कुल मिलाकर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा मिला है। और परिवहन निगम इस साल 1,000 बसें खरीदने जा रहा है, जिसका बजट मुझे पैसा भी मिल गया है। अब उम्मीद है दिन प्रतिदिन ऐसे ही लोगों को बसों की बेहतर सेवाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि 1 लाख गाँव को जोड़ने के लिए परिवहन जो है निगम काम करे और उसके बाद जो है ताकि सभी गाँवों से लोगों को सुविधाएं मिल सकें। हानि लाभ का उसमें उन्होंने कहा कि चिंता मत करें, आप अपनी सेवाएं दें। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। ऐसे में धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन समय रहते सभी व्यवस्थाएं ठीक करने में जुटा है। इस मामले में जानकारी देते हुए DDMA के अपर अभियंता ने बताया कि जिला प्रशासन केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके तहत धाम की यात्रा के रास्ते से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए 50 मजदूरों को बर्फ हटाने के काम में लगाया गया है। उत्तराखंड की गैरसैंण विधानसभा में 13 मार्च से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। कांग्रेस बजट सत्र से पहले ही 13 मार्च को भराड़ीसैंण में विधानसभा का घेराव करेगी, जिसको लेकर विपक्ष ने भी कमर कस ली है। इस दौरान बजट सत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जनता टीवी से खास बातचीत की और अपनी तैयारियों को साझा किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाएंगे।
तो करण माहरा ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए विधानसभा सत्र को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस की वो साझा करी हैं। आपको बता दें कि इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भराड़ीसैंण में विधानसभा का बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान चक्राता विधायक प्रीतम सिंह से उनके आवास पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मुलाकात करी। मुलाकात के बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चा का माहौल गर्म है। आखिर मौजूदा सरकार का मंत्री विपक्षी विधायक से मिलने उनके आवास पर क्यों पहुंचा है? हालांकि मुलाकात के बाद दोनों ही बड़े नेताओं ने इसको सामान्य मुलाकात बताते हुए क्षेत्र के विषयों पर चर्चा होने की बात साझा की है। नहीं, खास कुछ नहीं। उनके यहाँ हॉस्पिटल की वो थी, 100 बेड का हॉस्पिटल बना है और उसके लिए उन्होंने मुझसे बात की थी, तो मेरे आते रहते मैं भी आता रहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मुझे भी मिला है। मैंने माननीय मंत्री जी को फ़ोन किया था। एक परवादुन की एक महिला मेरे पास आई थी, उसके बेटी के पति जो प्रेमनगर अस्पताल में कार्यरत था, उसने आत्महत्या कर ली थी। तो उस बेटी को जो है उसके स्थान पर काम मिल जाए ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। तो मैंने फ़ोन किया था, तो जब माननीय मंत्री जी से बात हुई, मैंने पूछा आप कहाँ हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप घर पे हैं। मैंने कहा मैं घर पे हूँ। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आए थे। तो जब कोई आदमी किसी के आवास पर आता तो ये तो मेरा दायित्व बनता था कि मैं ससम्मान उनको जो है ये कहूँ कि आप बैठे हैं चाय पिए। तो एक जिसको कहते हैं ना औपचारिक बातें होती रहती हैं, कोई ऐसा कोई राजनीतिक बात नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता राजनीतिक बात। राजनीतिक बात ये हो सकती है कि भाई मेरे यहाँ, मैंने कहा कि 100 बेड का अस्पताल मेरे यहाँ बना है, उसका शिलान्यास उद्घाटन आप कब करने जा रहे हैं, ये बात तो है। या इंटर कॉलेज के भवन बनने हैं तो उसके लिए जो है क्या नाम धन उपलब्ध का, ये बात तो है। लेकिन बाकी और राजनीति क्या बात है, वो भारतीय जनता पार्टी में, मैं कांग्रेस में। तो वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद जयवीर सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए बोले कि विधानसभा में जिन पुलिस कर्मियों पर विशेषाधिकार हनन के अधिकार का उपयोग किया गया, उस समिति का गठन मुलायम सिंह ने किया था। जयवीर ने यह भी कहा कि हमने तो सिर्फ आख्या का अनुपालन किया है, विशेषाधिकार हनन का उपयोग करने से पहले समाजवादी पार्टी की सहमति ली गई थी। पता नहीं अखिलेश क्यों गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। कल विधानसभा में पुलिसकर्मियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के उपयोग अखिलेश यादव ने इसको गलत बताया है। अखिलेश जी जो कह रहे हैं, उनके पिताजी ने उस समिति गठित की थी, उस समिति की आख्या का अनुपालन अब हुआ है। अलग से हम लोगों ने कुछ नहीं कर दिया। और मैं समझता हूँ किसी भी विधायक के लिए, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए सम्मान की बात हुई थी। और चूंकि अंदरूनी अगर बात करें तो अखिलेश जी जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, उससे जब हम लोग, मैं चूंकि स्वयं जो वहाँ की विधानसभा की कार्य संचालन समिति है उसका सदस्य हूँ, तो उससे जब बैठक हुई थी तो उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि इनको दंडित करना है। उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल थी। लेकिन अब इस तरह की बयानबाजी कैसे कर रहे हैं, तो अखिलेश जी की गैर जिम्मेदाराना बात है, क्योंकि उसमें उस निर्णय में इनकी पार्टी की ओर से भी निर्णय था और यह तय हुआ था कि सर्वसम्मति से इन लोगों को दंड दिया जाए, उनको सजा देने विधायक का किसी भी विधायक के सम्मान के लिए आवश्यक है, ये तय हुआ था। उत्तराखंड के गैरसैंण में विधानसभा 13 मार्च से बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। इसके लिए कांग्रेस कितनी तैयार है, इसी संदर्भ में बातचीत करी है अजीत काम्बोज ने करण माहरा से। सुनिए। 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आहूत हुआ है। ऐसे में विपक्ष की भी तैयारियां पूरी है। विपक्ष की क्या है रणनीति, खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो खुद चर्चा करें। सर, 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र हो रहा है, विपक्ष ने पूरी तैयारी की है, रणनीति क्या है? देखिए, जितने गलत काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और वो सारे विषय, गंभीर विषय इस बार उठेंगे। अंकिता का केस कोई भूला नहीं है, अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया। भर्ती घोटाला होता है, SSC, उसके बाद पटवारी पेपर लीक होता है और जो अध्यक्ष थे एस राजू, उन्होंने आरोप लगाया था कि सफ़ेद पोस्ट नीचा जांच नहीं होने दे रहे, उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह पकड़े गए, मुख्य आरोपी पकड़े गए, बीजेपी का मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया,
लेकिन एक कानून लाया गया जिसपे नकल करने वाले के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन नकल कराने वाले गिरोह के ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये सुस्पष्ट नहीं है। साथ में गन्ना किसानों का पुराना भुगतान के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। हमको लग रहा था परसों कैबिनेट में कुछ ना कुछ चर्चा होगी, ना तो समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी की, जो पहले का मूल्य था वही रखा गया, न ही पुराने भुगतान के विषय में कोई सरकार ने चिंता की। दूसरी तरफ और भर्ती घोटालों से लोग अकंठ परेशान हैं, कानून व्यवस्था से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, बच्चों पर जिस तरीके से लठ चले उस बात को, ये सारे विषय जो हैं विधानसभा में इस बार उठेंगे और अंदर हमारे विधायकगण घेरने का सरकार को काम करेगी और सड़कों में कांग्रेस का संगठन। सड़कों की बात आप कर रहे हैं अध्यक्ष जी, सड़कों पर किस तरह की रणनीति आपने तैयार की है? क्योंकि खुद आप सदन के सदस्य नहीं होंगे, बाहर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी, तो किस तरह से सड़कों पर आपका आंदोलन है? 13 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन हम वहाँ गैरसैंण में भराड़ीसैंण में करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे प्रदेश के अपने युवाओं का, बेरोजगारों का, कांग्रेस के संगठन के लोगों का आह्वान कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हम सरकार को जताना चाहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। खुद कानून बना रहे हैं, 2000 से ज़्यादा कानून इस देश में लागू हैं, किसी सरकार ने कानून बनाने में अपनी पीठ नहीं थपथपाई, क्योंकि कुकृत्य किए हैं, गलत काम किए हैं, तो उनको ढकने के लिए जिले जिले पे जाके मुख्यमंत्री और उनके सरकार के मंत्री बधाई ले रहे हैं। आखिर किस चीज़ की बधाई? जिस कानून में पहला दोषी उसको बनाया गया जिसने नकल के विरोध में आवाज़ उठाई, जिसने कहा कि मेरी कॉपी में जो है सील नहीं लगी है। उस बच्चे का यही तो दोष था कि उसने कहा मेरी कॉपी सील्ड नहीं आई है, हो सकता है खुल गई हो। उसके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज इस कानून में हुआ है। तो ऐसे काला कानून जिसमें अपराधी केवल वो है जो नकल करेगा, अपराध कराने वाला, नकल कराने वाला गिरोह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिसमें नकल के विरोध में स्वर उठाने वाले पहले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई हो, ऐसा काला कानून ये सरकार लेके आई है। क्या लगता है सरकार का ध्यान जो है वो वाहवाही बटोरने में ज़्यादा है, बशर्ते कि जनता को राहत कितनी दी जा सके कार्यों से? निश्चित तौर पर वाहवाही बटोरने का ही सब कुछ दिख रहा है। बताइए ना, क्या कारण था कि अंकिता मर्डर केस में तुरंत आनन फानन में डोजर चला दिया गया? क्या कारण था कि डीएम को 2 बार अपने स्टेटमेंट चेंज करने पड़े? क्या कारण था कि अधिकारी को ये कहना पड़ा कि फॉरेंसिक जांच में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तथ्य नहीं, दिक्कत होगी तथ्यों में, लेकिन कोर्ट में वही अधिकारी हलफनामा देता है कि साहब आग लग गई, डोजर चल गया, इसलिए हम फॉरेंसिक जांच के लिए मामला नहीं उठा पाए। सरकार को झूठ क्यों बोलना पड़ा कि हम नार्कोटिक्स टेस्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं हो रहा नार्को टेस्ट? अगर पहले भी वो अपराधी नहीं तैयार थे तो नार्को टेस्ट के लिए सरकार ने इतना अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से क्यों प्रचार किया कि नार्को टेस्ट कर रहे हैं? क्यों जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया? क्या हुआ बिपिन रावत के केस में? 10 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहा, 10वें दिन मृत्यु होती है, करण मेहरा धरने में बैठता है, तब अपराधियों को पकड़ा जाता है। क्या हो रहा है इस राज्य में? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बेरोजगारी बेहंतासा बढ़ी है, गैस के दाम 50 रुपये होली के ठीक टाइम पर बढ़ा दिए, कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपये बढ़ा दिया, बिजली के दाम चौथी बार बढ़ गए इस प्रदेश में। गन्ने किसान परेशान है, उनका समर्थन मूल्य को नहीं बढ़ाया जा रहा, उनके पुराने भुगतान नहीं किए जा रहे हैं, 200-300 करोड़ से भी ज़्यादा जिसकी लागत है। तो इस प्रदेश में सरकार का ध्यान काम करने में नहीं, केवल गाल बजाए जा रहे हैं और जनता को नए नए सपने दिखा के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जिनका साफ तौर पर कह रहा है कि 13 से 19 मार्च तक जो भी विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा, सदन के अंदर जो है विधायक घेरने का काम करेंगे, तो सड़कों पर उतरकर कांग्रेस प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहेगी और उम्मीद यही होगी कि सरकार भी उनका जवाब दे, अन्यथा सड़कों पर आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून।